सबसे बेसिक तरीका है प्रोटेस्ट करने का, चक्का जाम की मांग करना। अगर मुझे किसी बात से परेशानी है, कोई लॉ पास हुआ है और मैं अग्री नहीं करती हूँ या कोई एक तबका अग्री नहीं करता है उससे, अब अगर मैं अपने कमरे में बैठ के उसके बारे में सोचती रहूँ कि इसको चेंज होना चाहिए, तो उससे तो वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब तक सरकार को कोई तरह का इनकन्वीनियंस नहीं होगा तब तक वो मेरी बात सुनेगी भी नहीं। और यही लॉजिक होता है प्रोटेस्ट का, यही लॉजिक था जब गांधी जी भी प्रोटेस्ट कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो जैसा आपने कहा कि चक्का जाम की मांग करना बहुत ही नॉर्मल बेसिक चीज़ है। और उस टाइम 2019 में भी माहौल बहुत अलग था। तब इतना डर नहीं था हम लोगों के अंदर। ऐसे नहीं सोचा था किसी ने कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और 5 साल के लिए, आप 5 या 6 साल के लिए आपको अंदर कर दिया जाएगा। उस तरह का टेरर नहीं था मन में। तो उस टाइम उस जोश में आप बोल गए, ठीक है। और ये बोलना कि हम ब्लॉकेट करेंगे, हम रोड पे बैठे रहेंगे, ये तो जब वो गुर्जर आंदोलन हुआ था, जब उन्होंने रेलवे ट्रैक पे वो बैठ गए थे, कई महीनों तक बैठे रहे थे, या फिर जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था वो लोग सड़कों पे बैठ गए थे। तो जब तक आप ये करेंगे नहीं तो प्रोटेस्ट का मतलब क्या है? क्योंकि आप ऐसे सोचते रहिए जो आपको सोचना है कि भाई हमें ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है। तो एक तो ये बात हो गई कि प्रोटेस्ट करने के लिए चक्का जाम की मांग करना है, कोई भी ऐसी मांग करना। आई मीन ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि आप वायलेंस करिए या यू डू समथिंग दैट टेरराइजेस समबडी एल्स, बट so long as you're only asking for something which is just basic inconvenience for the government, I don't see any illegality in that. Definitely not an illegality where a UAPA provision needs to be invoked. So that is one. The second thing that I want to highlight is जो हेट स्पीचेस की बात हो रही थी, आए दिन हेट स्पीच। अभी मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखा है कि आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं कितनी ब्लेटेंटली हेट स्पीच दे रहे हैं, कितनी ब्लेटेंटली सीधे सीधे बोल रहे हैं कि मैं जो यहाँ के मियाँ मुस्लिम हैं उनको मैं SIR से एक्सक्लूड करूँगा, उनसे आप उनको अगर वो 5 रुपये मांग रहे हैं तो आप उनको 4 रुपये दो। इस तरह की स्पीचेस वो खुलेआम दे रहे हैं वाइल होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। नो एक्शन इज टेकन अगेंस्ट हिम। इट्स बिकम एन ऑर्डर ऑफ द डे फॉर हेट स्पीचेस टू बी डिलीवर्ड अगेंस्ट मुस्लिम्स। But that is just the world that we are living in today. The point is that जब शाहीन बाग के प्रोटेस्ट हो रहे थे, and that's the chronology that I've actually elaborated upon in the article, कि हर दिन कोई ना कोई हेट स्पीच हो रही थी। कपिल मिश्रा हो गए या अनुराग ठाकुर, ये सब इस तरह की स्पीचेस दे रहे थे कि गोली मारो। मतलब कोई इनडायरेक्ट इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं था, एकदम डायरेक्ट इंसाइटमेंट टू वायलेंस था कि आप गोली मारिए इन्हें, अगर ये सड़क पे दिखें तो आप इनको पकड़ के मारिए। इस तरह की स्पीचेस वो साफ साफ दे रहे थे। ये सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। उनके अगेंस्ट जो केस चल रहा था वो डिस्पोज ऑफ हो गया है सुप्रीम कोर्ट में। आई थिंक कपिल मिश्रा के अगेंस्ट था वो केस, तो उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये दोनों लड़के जो साफ साफ कह रहे हैं, ठीक है मुझे बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है, लेकिन वो ये तो कह ही रहे हैं ना कि आप वायलेंस मत करिए, तो आप किस बेसिस पे उनको टेररिस्ट कह रहे हैं? टेररिस्ट तो वो होता है जो टेरर इन्वोक करे दूसरे के अंदर। अगर कोई मुझे कहता है कि आप उसे जाके गोली मारो, तो दैट विल इन्वोक अ सेंस ऑफ टेरर इनसाइड मी, नॉट द अदर वे अराउंड। तो ये टाइम था जब दिसंबर में ये इस तरह की स्पीचेस स्टार्ट हो गई। फिर वो जो एक इंसिडेंट था जिसमें किसी ने जाके गोली मार दी थी प्रोटेस्टर्स के ऊपर, कोशिश की थी जामिया में। नहीं, एक और हुआ था सर, वो शाहीन बाग में भी। तो उस टाइम हम लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, काफ़ी लोग गए थे, हम भी थे उनमें, कि प्रोटेक्शन मांगने के लिए प्रोटेस्टर्स के लिए, बिकॉज दे वर अंडर थ्रेट। और सुप्रीम कोर्ट ने तब मीडिएटर्स अपॉइंट किए थे कि ये तो था ही नहीं कहीं पे कि शाहीन बाग के प्रोटेस्ट इलीगल है या CAA के प्रोटेस्ट इलीगल है। द होल क्वेश्चन वाज कि ठीक है, हाउ डू यू फाइंड अ वे अराउंड इट कि प्रोटेस्ट भी चलता रहे और यू कम टू अ सोल्यूशन। ये अप्रोच थी। ये तो कहीं था ही नहीं कि इलीगल है। और उस टाइम आई थिंक जस्टिस मुरलीधर के सामने ये कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर का केस चल रहा था, और उन्होंने बोला था तब गवर्नमेंट को कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं FIR रजिस्टर, एंड ऑफ कोर्स ओवरनाइट ही वाज ट्रांसफर्ड।
तो हम सबको पता है कि हाँ हो क्या रहा है। भाई आखिरी बात मैं बस ये कहना चाहूँगी कि स्टेट जो होती है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन अ डेमोक्रेसी, एंड देयर इज अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन एंड द स्टेट, very much like I mean, I would like to think that it's like the relationship between parents and their children. So when you have a grievance and you go to complain, not in your wildest dreams do you think that you'll be punished by 6 years of incarceration for a complaint that you thought you were entitled to raise. So it's very unfortunate. It's very unfortunate treatment that has been meted out to these two, and I hope that it'll come to an end soon. दिल्ली पुलिस कहती है कि 6 साल पहले जो एक सांप्रदायिक हिंसा दिल्ली के एक इलाके में हुई थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। मैं कहना चाहता हूँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि उस सांप्रदायिक हिंसा के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, लेकिन वो षड्यंत्र वो नहीं था जो दिल्ली पुलिस कह रही। मैं आईएएस अफसर रहा, 6 जिलों में कलेक्टर रहा हूँ, दंगों को बहुत नज़दीकी से देखा हूँ। एक चीज़ बहुत साफ है कि कोई भी, जिसे हम दंगा कहते हैं, कोई भी सांप्रदायिक हिंसा की घटना कुछ घंटों से ज़्यादा नहीं चल सकती है अगर सरकार नहीं चाहती है कि वो चले। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पे होम मिनिस्ट्री बैठती है देश के, यहाँ पे तीनों जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स हैं, सारे पार्लियामेंट्री एजेंसीज़ के नेशनल हेडक्वार्टर्स हैं। उनके लिए जो एक छोटी सी झड़प राष्ट्रीय राजधानी के एक किसी किनारे में हुई, उसे रोकने में मतलब लिटरली 2 या 3 घंटों से ज़्यादा नहीं लगता अगर सरकार की नीयत थी कि वो उसे रोके। सरकार चाहती थी, इसलिए ये 3 दिन 4 दिन चली, और वो षड्यंत्र को हम भारत के नागरिकों को हमें उसे पहचानना ज़रूरी है, और उसके खिलाफ बहुत देर हो गई है, लेकिन हमें लड़ना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसी सरकार को इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमें मज़हब और जाति के नाम पे लड़वाए और उससे उनको एक राजनीतिक उसका लाभ मिले। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि इन अ वेरी फेमस केस, महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया था। चार्जेस थे डिसअफेक्शन फ्रॉम द स्टेट। तो गांधी ने कहा कि मैं पूरी तरह से इस इल्ज़ाम से सहमत हूँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अफेक्शन फॉर द स्टेट कैन नॉट बी इम्पोज्ड बाय द लॉ। अफेक्शन फॉर द स्टेट हैज़ टू बी अर्नड। सरकार के प्रति मेरी अफेक्शन हो, ये सरकार मतलब कानून के माध्यम से नहीं कह सकती। सरकार इस लायक हो कि मैं उस पर मेरा यकीन हो। ये दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ। तीसरी बात कि इतिहास गवाह है, मानव इतिहास में जब भी बेहतर समाज के लिए पहल हुई है, उसके सामाजिक बदलाव के जो कोशिशें हुई हैं, उसमें सबसे सामने आगे की पंक्ति में नौजवान रहते हैं, खड़े होते हैं, और वो नौजवानों की एक तरह से हक भी है और जिम्मेदारी है कि वो आवाज़ उठाएं, वो कहें कि ये गलत है। और एक तरह से उस उम्र में मुझे लगता है कि ज़्यादा सफाई से दुनिया दिखती है, और उस सफाई से जब नौजवान हमें कुछ कह रहे हैं, हमें उसको जेल के सलाखों के पीछे बंद करने की जगह बहुत ध्यान से सुन के उस पर
वो जो रास्ता हमें बताने की कोशिश करें उसको हमें समझने की ज़रूरत है। चौथी बात यह है कि इस तरह का कानून जो यूएपीए जैसा कानून, एंटी टेरर कानून जो बने हैं, इनका इस्तेमाल सरकार किसके खिलाफ कर रही है ये कहना बहुत ज़रूरी है। उमर खालिद ने जो भाषण दिया था, जो बार बार कोट किया जाता है, वो भाषण ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, मैंने भी वही भाषण दिया था। उन्होंने और ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे व्यक्त ज़रूर किया। मैं जामिया में खड़े होकर मैंने जो बातें कही थी, उस सुबह जब एक रात पहले जामिया में लाइब्रेरी में बच्चों को मारा गया था, हज़ारों की संख्या में नौजवान इकट्ठा हुए थे और मैंने दैट इज़ बीइंग कॉल्ड अ हेट स्पीच बाय, पर मैं कह रहा हूँ कि उसी तरह की बातें, गांधी जी की बात, अहिंसा की बात, देश में हम लोग सब मोहब्बत के साथ, बराबरी के साथ रहें, यही बातें हमारे जब उमर खालिद ने की, उसे एक टेररिस्ट, टेरर रिलेटेड एक्शन या टू इंसाइट टेरर ये कहा गया, और वो 5 साल जेल में पूरा किए हैं। मैं अभी भी बाहर हूँ और शायद उसका बड़ा कारण है कि मेरा नाम हर्षमंदर है, मेरा नाम शरीर इमाम या उमर खालिद नहीं है, और हमें बहुत क्लियरली ये कहना ज़रूरी है। मैंने गहराई से पिछले कुछ महीनों से अध्ययन करना शुरू किया हूँ। हमें व्हाट डू वी कॉल अ टेरर एक्ट एंड व्हाट डू वी कॉल just a communal disturbance. सांप्रदायिक हिंसा में मैं डेथ पेनल्टी के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं इट इज स्ट्राइकिंग दैट सांप्रदायिक हिंसा में फॉर टेरर अटैक्स देयर आर ओनली 2 people of Hindu identity who have been sent to the gallows. एक है नथुराम गोडसे और एक है विनायक आप्टे, गांधी जी की हत्या की। उसके बाद नॉट अ सिंगल पर्सन हैज बीन गिवन द डेथ पेनल्टी। देयर हैव बीन कम्युनल राइट्स, देयर हैव बीन जो हाशिमपुरा की हत्या हुई है गुजरात, और कई जगहों में जो हिंसा हुई है, हम किसे व्हाट टू बी पनिश इन व्हाट वे, एंड उसमें जो आइडेंटिटी के बेसिस पे एक बिल्कुल जिसको आप टेरर अटैक कहते हैं, अगर कोई ग्रुप जाके लोगों को मारता है, अगर वो मुस्लिम आइडेंटिटी का मारने वाला हो तो दैट्स अ टेररिस्ट अटैक। हिंदू आइडेंटिटी का हो तो हम कहते हैं वो गौरक्षक है, वो राम भक्त है, वो विजिलेंटे है। We have to recognize in the way we in society and the courts treat different offences. इसमें जो communal bias है इसको कहना बहुत ज़रूरी है। ये सब कहने के बाद हमारे जो नौजवान साथी आदर्शवादी, some of our best hearts and minds have been locked up. उन्हें 5 साल पूरे हो रहे हैं, उससे ज़्यादा वक्त गुजर रहा है जेलों के सलाखों में, और सरकार ने अब तक मतलब ट्रायल भी शुरू नहीं किया है, ये हम लोग सब जानते हैं। हमें बाबा साहब ने कहा था फ्रेटर्निटी, जिसको बंधुता कहते हैं, दैट इज़ द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बंधुता का मतलब ये है कि आपके पैरों पे जंजीर हो, मैं मानूं कि मेरी आज़ादी मुझसे छिन गई है। तो आज हमें कहना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारे जो आदर्शवादी नौजवान जेल के सलाखों में इतने साल बिना ट्रायल में रखे गए हैं, उनकी जो आज़ादी छीनी गई, हम सब की आज़ादी भी छीनी गई है।
और जिस तरह की मैं शजील के भाई से अभी बात कर रहा था, ये जो नौजवान उमर खालिद जब थोड़े वक्त के लिए निकले थे तो फ़ोन पे मेरी बात हुई, तो वो कह रहे थे कि मतलब दिल करता है बात करूं, किससे बात करूं, किससे बहस करूं, किससे देश के हालात के बारे में तो बस बहुत कुछ कहना है, बहुत साथी हैं, मैं यहीं पे रोकना चाहता हूँ, पर बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ कि एक बिल्कुल एक कम्युनल पर्सपेक्टिव से, एक सांप्रदायिक पर्सपेक्टिव से हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द कोर्ट्स उस तरह के कार्रवाई के कारण से हमारे आदर्शवादी नौजवान शजील इमाम, उमर खालिद और साथी इतने सालों में जेल में रहे हैं, अभी भी उनको जो रिहा नहीं किया जा रहा है, ये देश की आज़ादी, देश के हर रहने वाले लोगों की आज़ादी पे एक बहुत बड़ा हमला है और हमें उसके ख़िलाफ़ मिल के हाथ से हाथ मिला के कहना होगा कि संविधान जब 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, हमें आज़ादी मिली थी और आज़ादी मुख्य किस्म से सबसे पहली आज़ादी है ज़मीर की आज़ादी है, विरोध करने की आज़ादी है, सरकार से असहमत होने की आज़ादी है। तो उस आज़ादी की रक्षा में एक पूरे देश के सब मैं अपील करता हूँ कि हम लोग सब खड़े होके इस सरकार को इस दिशा में चलते रहना और इस सरकार के सारे इंस्टीट्यूशन जिसमें न्यायालय भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है, उन्हें इस तरह से संविधान के वादों के खिलाफ नाइंसाफ़ी को जारी रखने की इजाज़त हम ना दें। शुक्रिया, जिंदाबाद।